Hello students, welcome back to your physics class. I hope you all are fit and fine. In the previous video, you have learnt about energy, its SI units and various forms of energy. And we have done with the first form of energy, that is kinetic energy, which is due to the motion of the objects. I hope you understood that topic. And today we will start with potential energy, the second form of energy, that is known as potential energy. The word, I think it is unknown to you, so let me clear it to you. The energy that is possessed by an object due to its position or configuration is called potential energy. जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन या उसकी कन्फिग्रेशन की वजह से होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ पर पोजीशन का क्या मतलब है? पोजीशन का मतलब है, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली, मैं आपको पहले से बता दूंगी कि पोजीशन का मतलब यहाँ पर है हाइट. अगर तो कोई ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे पड़ा हुआ है, जैसे ये पेन है यहाँ पर टेबल पे पड़ा हुआ है, तो इस टेबल की कुछ हाइट है ग्राउंड से, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है. अगर यही पेन ग्राउंड पे पड़ा हो तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि वहां पर कोई हाइट नहीं है, वो जीरो पोजीशन है, वो जो है ग्राउंड है और उसकी जीरो पोजीशन हम मान के चलेंगे और वहां पर कोई हाइट नहीं होगी. बट ये जो टेबल पे पड़ा हुआ पेन है, इसकी कुछ हाइट है ग्राउंड से, मतलब जीरो पोजीशन से इसकी कुछ हाइट है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी. और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि जो उसकी शेप की वजह से होगी, उस ऑब्जेक्ट की शेप की वजह से होगी. कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि जैसे हम कोई बॉल लेते हैं, रबर बॉल लेते हैं और हम उसको कंप्रेस करते हैं, तो जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, देन वी आर डूइंग सम वर्क ऑन इट. दैट मीन्स वी आर स्टोरिंग एनर्जी इन द रबर बॉल and that is known as potential energy. So वो जो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी उसका हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. इसी तरह से जैसे हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, तो उसमें भी जो हम वर्क करेंगे, जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो हम उस पर काम ही तो कर रहे हैं. तो वो जो हम उस पर वर्क कर रहे हैं, in this way we are storing the energy in the spring and that energy is known as potential energy. तो जब हम उस पर काम करें तो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. सो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. I will further explain in detail all these things. So firstly, what is the definition of energy? The energy possessed by an object due to its position that is relative to zero position. जो हम रेफरेंस मान के चलते कि हमें इसके विद रिस्पेक्ट टू ही देखना है, जीरो पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू, और ड्यू टू कन्फिग्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. So there are some examples like water stored in a dam. डैम के बारे में आपने सुना ही है. द डैम इज द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन डैम? लेट मी एक्सप्लेन यू. फर्स्टली, इन डैम देयर इज वाटर एट वेरी हाई हाइट्स. पानी वहां पर स्टोर होता है उसके डैम के रिजर्वायर्स में, जो रिजर्वायर्स बहुत ही ज्यादा हाइट पे बने होते हैं, और वहां से जो पानी है वो नीचे की तरफ उसको ले जाया जाता है, और जब वो पानी नीचे की तरफ जाता है तो उसकी जो एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है. दैट मीन्स कि जब पानी हाइट पे होगा, व्हेन द वाटर इज एट वेरी हाइट, देन इट हैज पोटेंशियल एनर्जी. तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज एट वेरी हाई हाइट. तो हाइट की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो इट मीन्स द वाटर एट हाइट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी. एंड व्हेन द वाटर in the dam reservoir is allowed to fall down, जैसे ये वाटर रिजर्वर यहाँ से पानी जो नीचे इसको अलाउ किया जाएगा, then this potential energy will convert to kinetic energy. तो ये जो potential energy होगी वाटर की, जो हाइट की वजह से थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, ड्यू टू मोशन ऑफ द वाटर, ड्यू टू फ्लोइंग वाटर. एंड व्हेन द फ्लोइंग वाटर कम्स डाउन, then this kinetic energy will be converted into mechanical energy by using turbines. Turbines को यूज करके ये जो काइनेटिक एनर्जी इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बिकॉज व्हेन टर्बाइंस आर प्लेस्ड देयर, देन द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइंस विल मूव ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर. वो मूव करना स्टार्ट करेंगे. एंड व्हेन द winds or when the blades of the turbines will move, then after that there is a generator is placed there,
and that generator will convert that mechanical energy into electrical energy. So in this way electrical energy is produced in the dams. So how electrical energy is produced in the dams? By using the concept of potential energy. Potential energy is there in the water that is stored at very height. So in this way electrical energy is produced in the dams. So the first example is water stored in a dam. It has potential energy. Similarly, stretched rubber band, stretched bow, and stretched or compressed spring, all these have potential energy. Or we can also say that potential energy of an object is the energy stored in it. Potential energy किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी है जो इसके अंदर स्टोर है, वो जो उसके अंदर स्टोर होगी, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? Gravitational word you have already learnt that it meant by gravity or gravitational pull or gravitational attraction. So what is gravitational potential energy? The type of potential energy which is possessed by an object due to its position. Position, as I have already explained, due to height from the reference or due to height from the ground relative to zero position और ground, जो भी मैंने आपको बताया था, that is the same thing. So ये जो एनर्जी है किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से. So it is the potential energy possessed by an object due to its position और due to its height. Mainly इसमें जो concept है वो height का है. फॉर एग्जाम्पल ए गर्ल सिटिंग ऑन दी टॉप ऑफ ए स्लाइड. एक गर्ल है जो कि एक स्लाइड की बहुत टॉप पे बैठी हुई है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. अगर वो नीचे आ जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, या फिर वो ग्राउंड पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. सिमिलरली वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि दैट इज ड्यू टू द हाइट ऑफ द वाटर. एंड a pen lying on a table, similarly I have explained to you, all these have potential energy, gravitational potential energy. So how we can calculate this gravitational potential energy? Calculation of gravitational potential energy. The energy is simply the capacity to do work. We can't see it. Then how to calculate this gravitational potential energy? So we know that we have to do work to store energy in an object. We have to do some kind of work. That means the potential energy is somewhat the amount of work done on the object. Similarly, gravitational potential energy of an object having mass m at a height h, which is placed at height h, is equal to the work done in lifting the object to that height. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि ग्राउंड पे पड़ा हुआ है और जिसका मास m है, और अगर हम उसको यहाँ से उठा के पॉइंट ए से उठा लिफ्ट करके पॉइंट बी तक लेके आएंगे, जिसकी हाइट क्या है? h है. पॉइंट ए से पॉइंट बी की हाइट क्या है? h है. तो जितना हम इस पे काम कर रहे हैं इसको h हाइट तक ले जाने के लिए, दैट विल बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी. दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट टू दैट हाइट. या इस हाइट तक ले जाने के लिए जितना काम हम करेंगे वो काम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगा. सो दिस इज द वे इन विच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब हमने ये एग्जाम्पल ले लिया इसकी कि हमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको हमने लिफ्ट करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और उसकी हाइट कितनी है? h. तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा इसके वेट के ऊपर, और वो जो वेट है वो किसके इक्वल होगा? जो फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, दैट मीन्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड. कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें? उसके वेट के इक्वल, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा. तो वो जो फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वेट किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. सो इन दिस वे we can find out work done. As we know, work done in lifting the object at work done किसके इक्वल होता है? फोर्स into displacement. So work done in lifting the object at a height h is w is equal to force into displacement. Displacement here means height. हम यहाँ पर उसकी height लेंगे because you know work is equal to force into distance और displacement. Distance जो displacement है वो कैसे होता है? क्योंकि जब हम उसको
किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से, ये आगे मूव करेगा, दैट मीन्स हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसकी वैल्यू जो है mg है, एंड डिस्प्लेसमेंट हेयर इज हाइट, दैट इज h, वो पॉजिटिव है तो इसका हम h लिखेंगे। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट, दिस इज द वर्क डन, w mg h। सो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया है, ये किसके इक्वल होगा, उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो मतलब हम इसको, इस वर्क डन को, mgh को हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mgh। दैट मीन्स जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो mg है दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड इज द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। मतलब ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर तो वेट ज्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो ऑब्वियसली उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर उसकी हाइट ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, एंड वाइस वर्सा फॉर वेट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ये पेन है टेबल पे है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, दैट मीन्स ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे पड़ा हुआ है। बट अगर ये पेन हम नीचे रख दे ग्राउंड पे, दैट मीन्स एट जीरो पोजीशन पे देखें अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वहां पर, जीरो। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट gravitational potential energy. I hope you will understand this topic. Next is elastic potential energy. Elastic potential energy की वर्ड से क्लियर है, इसके अब मीनिंग जो है, इलास्टिक मीन्स कि जो भी थिंग हमारे पास इलास्टिक वाली हैं, जैसे कि रबर स्प्रिंग हो गया, रबर बैंड हो गया, रबर बॉल होगी, तो इन सभी को हम कंप्रेस या स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इनमें जो एनर्जी स्टोर होगी बाय compressing or stretching the spring or the rubber band, then that energy is known as elastic potential energy. So the energy possessed by an object due to its configuration, shape or orientation, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग तो सेम ही है, that is known as elastic potential energy. कन्फिग्रेशन की वजह से या शेप की वजह से, मतलब जो शेप में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डूइंग वर्क in compressing or in stretching a spring, then we are changing the shape of the spring, and due to that change in the shape of the spring, there is an energy stored in the spring that is known as elastic potential energy. On stretching or compressing or bending an object, energy stored in the form of elastic potential energy. मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जब हम उसका कंप्रेस या स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी शेप में चेंज आएगा, तो वो जो शेप में चेंज आएगा वर्क करने की वजह से, वो जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बो एंड एरो वर्क्स ऑन दिस फिनोमेना ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यस, वो जो आप तीर कमान जिसको बोलते हो, बो एंड एरो, वो इसी फिनोमेना के बेस पे काम करता है, इसी मैकेनिज्म के बेस पे काम करता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड बो डिटरमाइंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरो ऑन रिलीज। कैसे काम करते हैं, क्योंकि जितना हम उसको खींचेंगे, हम जो उसकी तीर की कमान है, जितना हम उसको खींचेंगे पीछे की तरफ, उतनी उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उसको रिलीज कर देंगे तो वो जो एरो है आगे मूव करेगा, मतलब आगे की तरफ वो जाएगा, शूट करेगा। तो कितना हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं या कितनी हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, वही तय करेगा कि वो जो एरो है वो कितनी डिस्टेंस तक जाएगा। दैट मीन्स कि जितनी हम पोटेंशियल एनर्जी उसको देंगे उतनी ही ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, बिकॉज here is a interconversion of potential energy into kinetic energy. How there is a interconversion? Because the amount of potential energy that we are storing in the bow, that is converted into काइनेटिक एनर्जी ऑन रिलीजिंग द एरो। जब वो एरो रिलीज हो रहा है तो वो मोशन में आ रहा है, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितनी हम स्टोर करेंगे उतना ही दूर वो एरो जाएगा, उतनी डिस्टेंस है जो ट्रेवल करेगा एरो। Similarly, chest wires, spring all possess potential energy. So
आई हैव एक्सप्लेन टू यू दैट काइनेटिक एनर्जी कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका हम बना सकते हैं जो हमारे पास स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी उससे। कैसे? जैसे इन सम केसेस वी कैन ड्राइव काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेच्ड बो हैज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। स्ट्रेच्ड बो के पास, जिसको बो को हमने स्ट्रेच किया हुआ है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट ऑन रिलीजिंग दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द एरो। बट जब हम एरो को रिलीज कर देंगे तो जो एनर्जी है वो एरो को ट्रांसफर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच रिजल्ट्स इन इट्स मोशन। तो वो जो एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? बो की पोटेंशियल एनर्जी। इट विल चेंज इनटू the kinetic energy of the arrow which results in the motion of the arrow. So it will go to some distance in this way. So on this phenomena all these works, and this is all about elastic potential energy. So next is mechanical energy. What is mechanical energy? Mechanical energy is the sum of kinetic energy or potential energy, or we can say that energy that is associated with either the motion or position of an object. वो एनर्जी जो या तो बॉडी के मोशन की वजह से या फिर पोजीशन की वजह से, मतलब या तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो एनर्जी होती है उसका हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और उसका हम बोल सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। Sometimes kinetic energy can be zero but potential energy will be there, or potential energy can be zero but kinetic energy will be there. So this is the mechanical energy, जो क्या है मोशन की वजह से भी हो सकती है बॉडीज के या ऑब्जेक्ट्स के, या फिर उनकी पोजीशन की वजह से हो सकती है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आई कैन एक्सप्लेन यू बाय टेकिंग विद एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एक्टिविटी शुड बी देयर to understand this topic. The mechanical energy, as I have told you that this is the sum of kinetic energy and potential energy. Similarly, this simple pendulum will have energy conversions of kinetic energy and potential energy. ये जो simple pendulum है, it is simple pendulum. I have already explained to you that it is simply a thread, or it is simply a metallic ball which is tied to a thread and which is hanged by a rigid support. So when the ball is at rest position, जब वो रेस्ट पोजीशन पे मूव नहीं कर रहा तो उसके पास कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी? काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो की है और काइनेटिक एनर्जी की है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड इट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, वो हमें देनी पड़ेगी। बट हेयर हाइट इज जीरो। अब वो ना तो इस तरफ मूव किया ना इस तरफ मूव किया, तो उसकी हाइट जीरो होगी और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, बट जब हम इसको कुछ फोर्स देंगे तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो जब ये हम इसको पुश करेंगे इस तरफ तो ये इस तरह से इस तरफ मूव करेगा, फिर इस तरफ से इस तरफ जाएगा, तो इस तरह से ऐसे ही स्विंग करेगा। तो जो ये स्विंगिंग पेंडुलम है इसमें क्या होंगी? एनर्जी कन्वर्शंस होगी। एनर्जी कन्वर्शंस कैसे होगी कि जो काइनेटिक एनर्जी है रेस्ट पे, यहाँ पर जो वो इनिशियल पोजीशन में था, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, और इन पोजीशंस को ये वाली और ये वाली को बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशंस। तो जब बॉब मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वो कुछ हाइट में आ जाएगा। ये तो उसका रेफरेंस पॉइंट था, ये उसकी ग्राउंड पॉइंट था, तो यहाँ से वो कुछ हाइट पे चला गया, मतलब इतनी हाइट होगी इस पॉइंट से, तो इसके पास कौन सी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी? अब पोटेंशियल एनर्जी, और जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से आते वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो किसमें चेंज होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर फिर से ये मैक्सिमम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? जीरो। फिर से ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी हाइट की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इसी तरह से फिर से वापस आएगा तो यहाँ पर फिर से जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें एनर्जी कन्वर्शंस होती हैं। बट इन ऑल द केसेस, इन द थ्री केसेस, देयर विल बी मैकेनिकल एनर्जी दैट विल बी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पर मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे उसके पास, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और उसका जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब एनर्जी क्या है? कंजर्व रहेगी, उतनी ही रहेगी जितनी यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, तीनों में सेम रहेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज हीट एनर्जी। Heat energy is the form of energy that gives us the sensation of hotness, that is known as heat energy, जिससे हमें
हीट हॉटनेस की फीलिंग आती है, दैट इज नोन एज हीट एनर्जी. Heat energy, we also know that it always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. Heat हमेशा हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट तक ही फ्लो करती है. जैसे कि हमारे पास हॉट वाटर है, जब हम उस हॉट वाटर को मिक्स करते हैं कोल्ड वाटर में, तो वो जो कोल्ड वाटर वो भी गर्म हो जाता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड वाटर. सिमिलरली अगर हम एक हॉट कॉफी का कप रखते हैं और वो उसमें जो हीट होती है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी टू दी कोल्ड सराउंडिंग्स. अगर हम उसके रेफरेंस में सराउंडिंग्स को कोल्ड मान के चल रहे हैं, तो वो जो कॉफी में से हीट है वो क्यों, जब हम कॉफी का कप रखते हैं या चाय का कप रखते हैं ऐसे खुले में, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो जो कॉफी है वो ठंडी हो जाती है या वो चाय जो ठंडी हो जाती है. क्यों? बिकॉज there is a transfer of heat from the cup to the surroundings. So in this way there is a transfer of heat energy from a body at higher temperature to a body at lower temperature. So in this way there is a transfer of heat, and sources of heat energy are burning fuels like coal, petroleum, kerosene, and one big source of heat energy is sun. It is a universal source of energy, and we know that degree of hotness or coldness of a substance is called temperature. Here is the term temperature, that is known as degree of hotness or coldness of a substance. कि कितना कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, उसके बारे में हमें किससे पता चलता है? टेम्परेचर से. नेक्स्ट है आपके पास लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, जिससे हमें क्या ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं. इट हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स दैट सराउंड अस और दैट आर अराउंड अस. The sources of light energy are sun. It is a natural source of energy, and burning fuels can also produce light energy. Similarly, electric lamps, candles, tubes, light, all these are man-made, and these are also the sources of light energy. Light energy can also help plants to prepare their food. So this is all about light energy. And one more thing is there, that light doesn't need a medium to travel. It can travel through a वैक्यूम. लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं है. जैसे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम चाहिए, बट देयर इज नो नीड फॉर अ मीडियम फॉर टू ट्रैवल लाइट. लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है. वैक्यूम मीन्स देयर इज नो मीडियम, जहां पर कोई मीडियम नहीं होता, यहाँ जहां पर कोई भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते. सो लाइट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. लाइट हमारे पास जो सन से डायरेक्टली क्लाउड्स में से होते हुए, स्काई में से होते हुए हमारे पास आ जाते, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो सोलर सिस्टम है वहां से ट्रेवल करते हुए हमारे तक स्काई के थ्रू अर्थ तक डायरेक्टली आ सकती है. इट डजंट नीड एनी मीडियम. सो आई होप यू विल अंडरस्टूड ऑल दिस टॉपिक्स. थैंक यू.